जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून और साथ ही प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर अपनी बात कहने के लिए आगे आते दिल्ली की एक रैली में उन्होंने यही किया। उन्होंने न केवल नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जिस एनआरसी को लेकर देश भर में अफवाहें का बाजार गर्म कर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसकी तो अभी प्रक्रिया ही तय की जानी शेष है। इसमें संदेह है जिन लोगों और खासकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का मकसद ही लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, उनके रुख रवैये में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आम जनता को तो यह समझना ही होगा कि हकीकत क्या है। इस क्रम में उसे यह भी जानना होगा कि आज जो कांग्रेस नागरिकता कानून के साथ साथ प्रस्तावित एनआरसी का मुखर होकर विरोध कर रही है, उसके शासनकाल में ही मतदाता पहचान पत्र, पैन, आधार कार्ड आदि जारी किए गए। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार किया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो इसकी जरूरत नागरिकता कानून में दर्ज है और इसी कारण 1951 में पहली एनआरसी तैयार की गई। क्या अब यह काम महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंध विरोध से गिरस्त होकर या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लालच में अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं। नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सड़कों पर उतरने वालों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार की रसोई गैस, आवास, बिजली संबंधी किसी योजना में जाति मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया है। यदि अभी तक ऐसा कोई आरोप विरोधी दल भी नहीं लगा सके हैं, तो इसका यही मतलब है कि नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ा गया। क्या यह किसी से छिपा है? इस अभियान को किस तरह किस्म किस्म के दुष्प्रचार के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है? केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, दुष्प्रचार में लिप्त इन राजनीतिक एवं राजनीतिक तत्वों को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया, उन्हें इसकी तह में
भी जाना होगा कि आखिर ऐसे तत्व किन कारणों से अपने इरादे में एक बड़ी हद तक सफल हो गए। यह अभियान इतना शातिर है कि जहां धरना प्रदर्शन अराजकता से बचा जा रहा है, वहां तो भीड़ को श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, वहां सारा दोष पुलिस के सिर पैराचेंज। अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हालावाद का उन्मेष हुआ। यद्यपि हालावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। इनका प्रकाशन एक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हालावाद एक झांकी की तरह आया और लुप्त हो गया। कारण हालावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था, उसे विश्व से कोई मतलब न था। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल, अंतर, हलाहल, प्रणय, पत्रिका, बुद्ध और नाच घर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। एक निःसंदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। इसी वर्ष उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से नवाजा गया। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। स्टॉप। दोस्तों,
डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये डिक्टेशन बहुत अच्छा डिक्टेशन है। आपको इसको कम से कम 2 बार लिखना है और आउटलाइन भी बहुत अच्छी है। काफ़ी शब्द इसमें टफ आए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही सुधार होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।